Good morning, students. Today we will discuss the topic atmospheric refraction from chapter 11 Human Eye and the Colorful World. देखिए, what do you mean by atmospheric refraction? Atmospheric refraction क्या होता है? It is a kind of refraction which take place when light travels through air or atmosphere. देखिए, जब लाइट एयर या एटमॉस्फेयर जैसे मीडियम से पास ट्रेवल होती है उस दौरान वो लाइट रिफ्रैक्ट होती है, उसका रिफ्रैक्शन होता है नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, बट ये कैसे होता है? क्योंकि लाइट तो एयर या एटमॉस्फेयर जैसे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, यानी एयर एटमॉस्फेयर में ट्रेवल कर रही है, एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा तो स्पीड कैसे चेंज होगी? और स्पीड चेंज नहीं होगी तो पाथ कैसे चेंज होगा और लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कैसे बेंड होगी? सो हाउ इज दिस पॉसिबल? तो देखिए, एटमॉस्फेयर एयर एक मीडियम है, बिल्कुल एक मीडियम है। जब लाइट एटमॉस्फेयर या एयर से ट्रेवल करती है तो एटमॉस्फेयर या एयर एक ही मीडियम है, बट इट इज अ ह्यूज वास्ट मीडियम। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ह्यूज वास्ट मीडियम है जो लेयर्स में होता है। जैसा कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा कि जो आपका एयर एटमॉस्फेयर है वो एक बहुत बड़ा ह्यूज वास्ट मीडियम है जो लेयर्स में होता है। एटमॉस्फेयर की कई लेयर्स होती हैं, तो जब सनलाइट या स्टारलाइट, ठीक है, इन एटमॉस्फेरिक लेयर से पास होती है तो ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ऑप्टिकल डेंसिटी लगातार चेंज होती है। जब आप एटमॉस्फेयर में नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आते हुए ऐसी एटमॉस्फेरिक लेयर्स आती हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी लगातार इंक्रीज होता है। तो जैसे स्टारलाइट है, स्टारलाइट यानी स्टार की लाइट स्टार से निकलकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब ट्रेवल करती है तो वो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करती हुई हमारे आंखों तक पहुंचती है। और जब वो ऐसी डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स को क्रॉस करती है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी लगातार इंक्रीज चेंज हो रहा है तो उस स्टार लाइट की स्पीड भी चेंज होगी। एज अ रिजल्ट वो स्टारलाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाएगी, known as atmospheric refraction. So I can say that atmosphere or air is a huge vast medium which has many atmospheric layers possessing different refractive indices or optical densities. When starlight pass through or travel through these different atmospheric layers having different or increasing refractive indices or optical densities, then they undergo a change in speed, a change in path. As a result, starlight is bent from its original path known as atmospheric refraction. ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर बेस्ड कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। क्या एग्जाम्पल्स हैं? सबसे पहले, स्टार्स आर सीन और ऑब्जर्व्ड स्लाइटली अहेड एंड अबव ऑफ देयर एक्चुअल पोजीशन। शायद आपको नहीं पता होगा, स्टार्स की जो एक्चुअल पोजीशन होती है उससे वो थोड़े आगे और ऊपर दिखाई देते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कैसे? देखिए, ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन है,
ठीक है, और ये अर्थ सरफेस पे आप हो या कोई भी ऑब्जर्वर है। नाउ स्टार अपनी एक्चुअल पोजीशन पे है, जो इसकी एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन है, जहां वो एक्चुअली में ओरिजिनली में है। ठीक है, नाउ ये स्टार एक लाइट एमिट करेगा नोन एज स्टार लाइट, जो एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी और डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स को क्रॉस करेगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एज अ रिजल्ट स्टार लाइट की स्पीड चेंज होगी, और जैसे स्टार लाइट की स्पीड चेंज होगी वो अपने ओरिजिनल पाथ से, ये देखिए स्टार लाइट का ओरिजिनल पाथ, उससे बेंड कर जाएगी, नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये जो बेंड हुई हुई, रिफ्रैक्ट हुई हुई स्टार लाइट है, ये मानो किस पॉइंट से डाइवर्ज हुई है, इस पॉइंट से। हम इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमें ये पॉइंट पोजीशन मिलेगी, जहां से ऐसे लगता है मानो कि ये बैंड हुई हुई, रिफ्रैक्ट हुई हुई स्टार लाइट डाइवर्ज हुई है। तो यानी इस पॉइंट या पोजीशन पे स्टार की इमेज बनेगी, यानी आपको स्टार यहां दिखाई देगा, जो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा आगे, ये देखिए थोड़ा आगे और ऊपर भी है। तो ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन वास्तव में जहां वो है, और ये एपरेंट पोजीशन जहां वो आपको अपीयर दिखाई देगा, जो एक्चुअल से थोड़ा आगे और ऊपर है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, स्टार्स ट्विंकल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसके पीछे भी कौन सा लाइट का फेनोमेना रेस्पॉन्सिबल है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए आप नाइट स्काई में जब स्टार्स को देखते हो तो स्टार्स कभी आपको बहुत ब्राइट चमकीले दिखाई देते हैं, उनमें ज्यादा शाइन दिखाई देती है, और कभी वो आपको फेंट मतलब कम शाइनी नजर आते हैं, फिर ब्राइट फिर फेंट, फिर ब्राइट फिर फेंट। ठीक है, इस तरह से स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऐसा इसलिए है, देखिए जो आपका स्टार होता है वो अर्थ सरफेस से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, इतने दूर कि स्टार हमें पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, नाउ जब ऐसे पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आती है और एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी लगातार चेंज हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो जो स्टार लाइट है उसकी स्पीड तो चेंज होगी ही, उसका अमाउंट भी चेंज होगा जो हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। कभी स्टार लाइट हमारे आंखों में ज्यादा पहुंचेगी, कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। जब ज्यादा पहुंचेगी तो हमें स्टार ब्राइट दिखाई देगा, जब कम पहुंचेगी तो हमें फेंट डिम दिखाई देगा, फिर ज्यादा पहुंची ब्राइट, फिर कम पहुंची तो डिम। तो इन दिस वे व्हेन स्टार लाइट passes through different atmospheric layers having different or changed or increasing refractive indices or optical densities, then that starlight undergo change in speed as well as change in amount. So the changing amount of starlight reaches to our eyes. That is why sometimes stars appear bright, sometimes faint or dim, then again bright, then again dim. In this way it gives a twinkling effect. और ये किसकी वजह से हुआ? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जाम्पल, स्टार्स ट्विंकल करते हैं बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो प्लैनेट्स भी तो स्टार की तरह सेलेस्टियल हेवनली बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो हमारे स्पेस में है, सोलर सिस्टम में है, फिर वो हमें ट्विंकल करती हुई नजर क्यों नहीं आती? इसके पीछे भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? देखिए, जो प्लैनेट्स होते हैं दे आर कंपैरेटिवली नियरर टू द अर्थ सरफेस। अर्थ से प्लैनेट्स स्टार की कंपैरिजन में पास में होते हैं, ऑब्वियस है, ठीक है। पास होने की वजह से अर्थ सरफेस से वो हमें एक्सटेंडेड यानी बड़े सोर्स ऑफ लाइट की तरह नजर आते हैं, या यूं हम कहें वो हमें एक ग्रुप या कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट साइड सोर्सेज की तरह नजर आते हैं। और जब हर पॉइंट साइड सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आती है और एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी लगातार चेंज हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो हर एक पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट से आती हुई लाइट जब ऐसी एटमॉस्फेरिक लेयर से क्रॉस होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी लगातार चेंज, डिफरेंट, इंक्रीज हो रहा है, तो सभी की स्पीड चेंज होगी, साथ ही साथ सभी का अमाउंट भी चेंज होगा, ठीक है, नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब होगा क्या? मान लीजिए इस पॉइंट साइड सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट आ रही है, जब वो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करती है, तो क्रॉस करते वक्त इसकी स्पीड चेंज होगी, अमाउंट चेंज होगा, क्योंकि उन डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड और अमाउंट दोनों चेंज हो गए। अब मान लो इसका ज्यादा अमाउंट हमारी आंखों में पहुंच रहा है, तो इसका कम पहुंचेगा, इसका ज्यादा तो इसका कम, इसका ज्यादा तो इसका कम। तो क्या होगा? किसी का अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ज्यादा अमाउंट आंखों में पहुंच रहा है तो किसी का कम, किसी का ज्यादा तो किसी का कम, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज, नलीफाई कर देंगे, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज सेम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लाइट ही हर बार आंखों में पहुंचेगा, और जब हमारी आंखों में, आईज में सेम कांस्टेंट एक ही अमाउंट में लाइट पहुंचेगी, तो हमें प्लैनेट एक ही ब्राइटनेस का दिखाई देगा, ज्यादा ब्राइट या कम ब्राइट नहीं दिखाई देगा। सो इन दिस वे planets are nearer to the earth's surface as compared to the stars, so they appear as extended source of light, or we can say a group or collection of many point size sources of light, and from each point size source of light is coming and passing through different atmospheric layers having different refractive indices or optical densities. As a result, their speed as well as amount both change. So they neutralize or nullify each other's effect. So the twinkling effect become zero in their case. As a result, a same or constant amount of light reaches to our ears, which gives no twinkling effect to the planet. ठीक है? अब नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल ये है कि आपने देखा होगा जो हमारा सनराइज और सनसेट होता है, मॉर्निंग में सनराइज और इवनिंग में सनसेट, ठीक है। आपको पता है जो सनराइज होता है वो एक एडवांस सनराइज होता है, और जो सनसेट है वो डिलेड सनसेट है। मतलब एक्चुअल में सनराइज मान लीजिए 6 AM पे हो रहा है,
लेकिन वो आपको 5:58 AM पे ही दिख जाएगा। मतलब जो एक्चुअल सनराइज है उससे 2 मिनट पहले ही आपको सनराइज दिख जाता है। इसी तरह इवनिंग में मान लीजिए सनसेट हो रहा है 6 PM पे और आपको दिखेगा 6:02 PM पे, मीन्स 2 मिनट्स लेट। तो वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें एडवांस में तो सनराइज दिखाई देता है पहले और डिले में सनसेट यानी बाद में दिखाई देता है। दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। डायग्रामेटिकली समझिए, ये आपका अर्थ है जो चारों तरफ से किससे सराउंड है? एटमॉस्फेयर एयर से, जिसमें डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडिसेस और ऑप्टिकल डेंसिटीज लगातार चेंज डिफरेंट इंक्रीज होती है। नाउ ये हॉरिजन है और हॉरिजन के नीचे सन है, यानी हम मान लेते हैं मॉर्निंग टाइम है और हॉरिजन के नीचे सन है, यानी कि अभी सन हॉरिजन के नीचे है, ऊपर नहीं गया है। जब तक सन हॉरिजन के ऊपर नहीं चला जाता तब तक एक्चुअल में सनराइज नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हॉरिजन के नीचे है सन, यानी एक्चुअल में सनराइज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही टाइम में लगभग 2 मिनट्स में होने वाला है। लेकिन आपको अभी इसी टाइम पे सनराइज दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये सन है जो कंटिन्यूसली अपनी रेडिएशंस रेज एमिट कर रहा है। इसकी कुछ एक रेडिएशन रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी और डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स को क्रॉस करेंगी, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी लगातार चेंज डिफरेंट इंक्रीज हो रही है। एज अ रिजल्ट इन रेडिएशन या रेज की स्पीड चेंज होगी और ये अपने ओरिजिनल पाथ से देखिए बेंड हो गई, नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से डाइवर्ज हुई होगी? इस पॉइंट से। So this refracted ray or bent ray appears to be diverged from this point. ठीक है, और इस पॉइंट पे हमें सन की इमेज दिखाई देगी। यानी अगर आप अर्थ सरफेस से देखोगे तो सन आपको हॉरिजन के ऊपर आपको दिखाई देगा, जबकि एक्चुअल में सन हॉरिजन के नीचे है, अभी सनराइज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको दिखाई देगा 2 मिनट्स बिफोर, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और यही होता है इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम में क्या होता है? सन हॉरिजन के नीचे जा चुका है, ठीक है, सनसेट हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ रेज रेडिएशंस अर्थ एटमॉस्फेयर में आ रही हैं और डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स को क्रॉस कर रही हैं, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी लगातार चेंज हो रही है। एज अ रिजल्ट लाइट रेज रेडिएशंस की स्पीड चेंज होगी और वो अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड हो जाएंगी, और वो इसे हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और वो रिफ्रैक्टेड और बैंड रे कहाँ से डाइवर्ज हुई होगी? इस पॉइंट से, और यहाँ आपको सन की इमेज दिखाई देगी। यानी कि एक्चुअल में सन हॉरिजन के नीचे जा चुका है, सनसेट हो चुका है, लेकिन आपको अभी भी सन हॉरिजन के ऊपर दिखाई देगा। यानी सनसेट हो चुका है, फिर भी आपको सन दिखाई देगा। जब ये सन और नीचे चला जाएगा तो कोई भी सनरेज एटमॉस्फेयर में नहीं आ पाएंगी, ठीक है, और कोई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होगा और कोई इमेज यहाँ नहीं बनेगी, तब आपके लिए सनसेट होगा, यानी आफ्टर 2 मिनट्स, जबकि एक्चुअल में सनसेट हो चुका है। सो ये जो एडवांस सनराइज है और डिलेड सनसेट है, these kind of phenomena are due to atmospheric refraction. एक और एग्जांपल है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, वो ये है कि जब आप किसी पिकनिक पे जाते हो और नाइट स्टे करते हो तो रात में आप कोई बॉन फायर या कैंप फायर जलाते हो, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक कैंप फायर या बॉन फायर जला रखा है, आप उस फायर के एक साइड में बैठे हो और फायर के अपोजिट साइड में कोई और लोग बैठे हैं, ठीक है। जब आप उस फायर से उठ रही फ्लेम्स और लाइट
के थ्रू सामने बैठे पर्सन्स को देखोगे तो वो आपको फ्लिकर करते हुए, वेव करते हुए नजर आएंगे, हिलते हुए नजर आएंगे। उनकी पोजीशन आपको एक जगह स्टेबल स्टेशनरी नजर नहीं आएगी, बल्कि वो थोड़े से फ्लिकर करते हुए, वेव करते हुए, मूव करते हुए नजर आएंगे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बाकी फेनोमेना की तरह लार्ज स्केल पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक स्मॉल स्केल पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। कैसे? देखिए, फायर से जो लाइट निकल रही है, ठीक है, फायर से जो लाइट निकल रही है वो लाइट इस एयर से ऊपर वाली एयर में जा रही है, ठीक है। आप सबको पता होगा फायर के जस्ट ऊपर जो एयर है वो बहुत गर्म होगी, इट विल बी टू हॉट, ठीक है। ज्यादा हॉट होने की वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी काफी कम होगी, यानी वो एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगी। और उससे ऊपर जो एयर होगी वो कंपैरेटिवली लेस हॉट होगी, जिसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, वो ऑप्टिकली डेंसर होगी। तो इस तरह से लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम या एयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एयर में पास हो रही है। तो एज अ रिजल्ट उस लाइट की स्पीड कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी, और स्पीड चेंज होने की वजह से वो लाइट कॉन्टिन्यूसली, फ्रीक्वेंटली अपनी ओरिजिनल पाथ से बेंड होगी, known as atmospheric refraction. As a result, ये बार बार बेंड हो रही लाइट, रिफ्रैक्ट हो रही लाइट सामने रखे ऑब्जेक्ट की एक जगह पर इमेज नहीं बनाएगी, अलग अलग जगह पे, अलग अलग पोजीशन पे इमेज बनाएगी। तो सामने रखे ऑब्जेक्ट या सामने बैठे लोगों की इमेज अलग अलग पोजीशन पे बनेगी। तो वो हमें कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर दिखाई देंगे, फ्लिकर करते हुए, वेव करते हुए नजर आएंगे। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस फेनोमेना। अब मैंने ऐसे क्यों कहा कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्मॉल स्केल पे हुआ? क्योंकि यहाँ पर जब लाइट इस एयर से इस एयर में जाती है, नीचे वाली एयर से ऊपर वाली एयर में जाती है, तो उतने में ही एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं चेंज हो रही, ये एक ही लेयर में ट्रेवल कर रही है। यहाँ इतने में ही लेयर चेंज नहीं होती कि हम ये कहते हैं कि यहाँ एटमॉस्फेरिक लेयर चेंज हो रही है, नहीं, यहाँ एक ही एटमॉस्फेरिक लेयर में लाइट पास हो रही है। बस डिफरेंस इतना है कि उस एटमॉस्फेरिक लेयर में नीचे वाली एयर ज्यादा गर्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम है, और ऊपर वाली एयर कम गर्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो एक ही लेयर में हो क्या हो रहा है, एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है, और लाइट ऑप्टिकली रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, जिससे वो अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड होगी, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज होगी। और बार बार बैंड रिफ्रैक्ट होने से, क्योंकि स्पीड बार बार चेंज हो रही है, उसे सामने रखे ऑब्जेक्ट की वो एक जगह पर इमेज नहीं बनाएगी, बल्कि अलग अलग पोजीशन पे इमेज बनेगी, और ऑब्जेक्ट हमें एक जगह स्टेबल स्टेशनरी नहीं बल्कि फ्लिकर वेव करता हुआ नजर आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, which we will cover in our next class. Thank you. Have a nice day.